बिहार विधानसभा की 122 सीटों के लिए कल मतदान होना है। तैयारी पूरी है। पॉलिटिकल पार्टी ने पूरी कमर कसी है कि जंग जीत लेनी है 122 सीटों की। लेकिन कितना आसान है ये जंग, कितना मुश्किल है? क्या एनडीए अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहरा पाएगा या फिर महागठबंधन इस बार और कमाल कर देगा? सीमांचल के इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में और मगध के इलाके में। क्योंकि जो ताकत है मगध के इलाके में महागठबंधन की, जो ताकत है शाहबाद के कुछ इलाके में, और अब तो मिथिलांचल में भी कहा जा रहा है कि एक ताकत बनकर उभर रहा है महागठबंधन। तो आज इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऋषि मिश्रा जी, दिल्ली के बड़े पत्रकार, बिहार की सियासत की समझिए कि एक पुर्जा पुर्जा तक जानते हैं कि कहाँ कौन पत्ता हिल रहा है, कौन पत्ता नहीं हिल रहा है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ी हुई है सकीना मलिक जी, सीमांचल के इलाके से घूम के आई हैं। सिका सीमांचल में कैसे समीकरण बदल रहा है उनसे जानेंगे सीमांचल के बारे में। लेकिन ओवरऑल एक क्या सीन बन रहा है ऋषि मिश्रा से जानेंगे। ऋषि जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। क्या लगता है ऋषि जी, जो कल वोटिंग होनी है दूसरे चरण की, 122 सीटें दांव पर है, किसका पलड़ा और किस कारण से आपको भारी दिख रहा है? देखिए 122 फर्स्ट फेज के 121 सीटों पे चुनाव हुई। और उसमें आपने देखा कि करीब 62 सीटों पे महागठबंधन को पिछली बार सीटें मिली थी। इस बार कितना रिटेन करते हैं? और सबसे ज्यादा जो ताक और दाव जो है सेकंड फेज को लेकर है, क्योंकि वही वह मगध और शाहबाद वाली बेल्ट है जहां राजद ने यानी महागठबंधन ने बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट से नतीजे दिए थे। इस बार देखिए, उस बार जो है कि उपेंद्र कुशवाहा और क्या कहते हैं आपको चिराग पासवान एनडीए एनडीए के साथ नहीं थे, अलग चुनाव लड़ रहे थे। इसका नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ा। कई ऐसे सीटें हैं, जैसे आप गया में ही देख लीजिए। गया में 10 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें बीजेपी, एक गया सदर वाली और एक और सीट है जीती थी। 3 जीतन मांझी जीत पाए थे। तो एक तरह से आप गया में देखिए तो मांझी और बीजेपी की 2 सीटें ने मान सम्मान कुछ रखा। लेकिन बाकी क्षेत्रों में देखेंगे तो काफी नुकसान हुआ था एक तरह से एनडीए को। इस बार उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान कितना एड ऑन कर पाते हैं? जेडीयू और लोजपा का जो रिस्क था पिछले चुनाव में, वह केमिस्ट्री कितना काम कर पाता है? नेताओं के बीच में तो केमिस्ट्री दिख रहा है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार चिराग पासवान से मिलने गए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं में और सामाजिक आधार में कितना केमिस्ट्री बन पाया है? मैथमेटिक्स तो दिख रहा है, लेकिन केमिस्ट्री कितना बन पाया है, ये देखने वाली बात होगी। जहां तक महागठबंधन की बात है, तो उनकी ताकत अपनी सामाजिक समीकरण के अलावा जो वाम दल का जो एक एक बड़ा सा चंक है, हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000 10,000 का चंक है, वो एड ऑन करने पे उनकी स्थिति भी अच्छी दिख रही है। लेकिन मेरा यह मानना है कि सरोज सर की कहीं ना कहीं एनडीए के सीटों में बढ़ोतरी होगी पिछले चुनाव की तुलना में। कितना अपने जीते हुए सीट को रिटेन कर पाती है महागठबंधन, ये देखने वाली बात है जी। ऋषि जी, आप कह रहे हैं कि एनडीए की सीटें बढ़ सकती है इस 122 सीटों में, लेकिन जो मगध प्रमंडल है जहां 24 सीटें हैं मगध प्रमंडल में, वहां पर जो कुशवाहा वोटर है वो कुशवाहा कैंडिडेट को देख रहा है, जो अभी तक की खबरें हैं। इसके अलावा तीर ही लालटेन, लालटेन ही तीर, वो नारा भी है। चिराग पासवान के सीटों पर नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, और चिराग नहीं जा रहे हैं नीतीश कुमार के सीटों पर। तो क्या इस सब का भी प्रभाव पड़ेगा मगध के इलाके में? आपको क्या लगता है मैंने शाहबाद के इलाके में? मैंने शुरू में ही कहा कि नेताओं के बीच केमिस्ट्री तो दिख रही है। जो जो गांठें बन गई नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में, जीताराम मांझी और चिराग पासवान के बीच में, आपने देखा भी होगा कि बाई इलेक्शन में मांझी के परिवार जहां से लड़ रहे थे, वहां चिराग पासवान ने प्रचार करने तक नहीं गया। जी। कई बार उनकी मांगे हुई चिराग पासवान की, लेकिन चिराग पासवान नहीं गए। झारखंड में प्रचार करने गए, लेकिन वहां नहीं गए। तो यह बात सही है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के बीच में एक तो एक केमिस्ट्री देखने को मिला छठ पूजा के समय में, जब छठ पूजा में नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पे गए।
लेकिन सवाल ये उठता है कि कुर्मी कुर्मी समाज जो है, कुर्मी कुशवाहा समाज जो है, लोजपा उम्मीदवार के लिए कितना वोट करते हैं। चिराग पासवान का जो पासवान समाज है, वह जेडीयू उम्मीदवार के लिए कितना वोट करता है। ये तमाम चीजें हैं, इस बात से सहमत हैं, आपके बात से सहमत हूँ। दूसरी बात ये भी है सरोज जी कि एक भूमिहार समाज को छोड़कर बाकी आप अन्य कास्ट का जो वोटिंग पैटर्न देखेंगे, तो उसमें मैंने देखा है कि चाहे कुशवाहा हो, राजपूत हो, वो अपना कैंडिडेट देखता है, वो सिंबल नहीं जी। देखता है। और इसका हाँ नुकसान कहीं ना कहीं एनडीए को होगा। यदि जहां से महागठबंधन ने कुशवाहा समाज को दिया है, कई जगह ऐसे है, शर्मा के सामने वर्मा जी हैं, यानी भूमिहार के सामने में कुशवाहा है, और भूमिहार कुशवाहा दोनों एनडीए का वोट बैंक है। ऐसी स्थिति में यदि कुशवाहा समाज का वोट बढ़ता है तो इसका नुकसान सीधे एनडीए को होगा। तो तमाम समीकरण है, अब कैसे ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे तालमेल बैठाते हैं, ये देखना होगा। बड़ी बात कही आपने कि एक तालमेल तो बैठाना पड़ेगा, तभी ये संख्या बढ़ेगी। हमारे साथ सकीना मलिक भी हैं, सीमांचल का कई बार दौरा करके आ चुकी हैं, सीमांचल की एक एक सीटों को समझ रही है, समीकरण क्या है। सकीना जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है रामनंदन जी? आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब अभी आने आप लगी। हाँ जी हाँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे जोड़ने के लिए। अभी लगातार मैं खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। फर्स्ट फेज का भी मैंने तमाम जगह पर किया, और सेकंड फेज में भी जो चुनाव होने वाले हैं, सीमांचल एक ऐसा हिस्सा बना हुआ है सर, हॉट सीट है। वहां से जिस तरीके से ओवैसी साहब के बड़े दावे हैं कि सीमांचल में अगर ओवैसी एक तरफ है और तमाम नेता एक साइड है, तो वहां की जो भीड़ होगी वो ओवैसी के साथ खड़ी होगी। क्या है ना कि इस पूरे चुनाव का जो रिजल्ट है वो जनता पे वाकई में निर्भर करती है। ईवीएम पे बात कर ले या फिर वोट चोरी की जो बात कर ले, ये सब एक तरफ है, लेकिन जनता का जो रुझान होता है ना सर, ये बहुत मैटर करता है। और जब हमने वहां पर लोगों से मुलाकात की, हमने एक एक जुलूस देखा है सर, कि जब रोड शो हो रहा था, हम बात कर लेते हैं, बलरामपुर की बात कर लेते हैं सर। आदिल हसन वहां से खड़े उम्मीदवार है, जी और वो नेशनल स्पोक पर्सन भी है एमआईएम के बिहार के। और उनके जो रोड शो में मैंने जो जुलूस देखी है सर, वो वाकई में देखने लायक था। नहीं भी तो 2 से 4 हजार बाइक उनके पीछे चल रही थी, और आवाम उनके प्रति जो मोहब्बत जता रहा था सर। ऐसा नहीं है, वहां पर आरजेडी का भी बहुत अच्छा पकड़ है। कुछ ऐसी जगह है, ऐसे इलाके हैं सीमांचल में, जहां पर आरजेडी का अगर मैं पकड़ की बात करूं तो बहुत ज्यादा और अच्छा पकड़ है। कुछ ऐसे हैं जैसे अररिया हो गया, जोकीहाट हो गया, बहादुरगंज हो गया, ठाकुरगंज हो गया। इन सब जगह पर अगर बात कर ले सर, तो आरजेडी का रिकॉर्ड भी रहा है वहां पर। वहां पर जो लोग हैं वो एम वाई समीकरण पर आज भी जाते हैं। लेकिन अगर हवा जो है वो तब बदल जाती है जब ओवैसी खुद उतरते हैं और खुद जनता से मुलाकात करते हैं। इस बार चुनाव में हम लोगों ने देखा कि विधानसभा में किस तरीके से जितने भी बड़े नेता हैं, फिर वो बीजेपी के हो, महागठबंधन के हो, या फिर ओवैसी खुद क्यों ना हो, तमाम लोगों ने इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा दिया है। तो इस बार सीमांचल जो है वो ओवैसी के खाते में पूरा गिरने को तैयार दिख रहा है सर। वहां पर सकीना जितने भी लोग हैं। जी 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 जी, सकीना जी, आप कह रहे हैं कि एक ओवैसी का जादू सीमांचल के इलाके में चल रहा है, लेकिन जी हम जी। आपसे ये जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, ऋषि जी की भी शायद जिज्ञासा होगी कि जो 2020 में जो 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती थी, जी। आपका आकलन क्या कह रहा है कि कल जो वोटिंग हो रही है, क्या वो आंकड़ा बरकरार रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा? साफ साफ शब्दों में बताइए सकीना जी, आप तो घूमी है बहुत वहां। जी, एकदम साफ शब्दों में अगर मैं कहूं सर, तो इस बार आंकड़े जो है वो बढ़ जाएंगे। इस बार बिहार में क्रेज ज्यादा हो गया है। कहीं ना कहीं पहले जो है एमआईएम दबा हुआ था, लेकिन इस बार निखर कर उभर रहा है। और लोग जो हैं वो एमआईएम पर भरोसा इसलिए जता रहे हैं, जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, कुछ लोगों से भी हमने बात की, तो बहुत सारे मुस्लिम जो लोग हैं ना, उनका ये कहना है कि हमारा मुस्लिम का लीडर कौन है। यानी ओवैसी को छोड़कर अभी के टाइम पे कुछ लोग हैं तेजस्वी की तरफ बहुत रुझान है सर। सीएम चेहरे के लिए दावेदार ऐसे नहीं है, बहुत मुसलमान हैं जो तेजस्वी के लिए बहुत ज्यादा रुझान है। लेकिन सीट जो है सर, इस बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सीमांचल में एमआईएम ऋषि के लिए। ऋषि जी, आपको क्या लगता है? सकीना जी कह रही है कि एक रुझान है, सीटें बढ़ सकती है, तो क्या कहीं इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को होगा, या तेजस्वी निशाने पर आएंगे? ऋषि जी, आपको क्या लगता है?
देखिए, जैसे जैसे एआईएमआईएम मजबूत होगा वैसे वैसे राजद कमजोर होगा, महागठबंधन कमजोर होगी। आप 2020 के नतीजों को देखिए, जिन 5 सीटों पे एआईएमआईएम को सफलता मिला, उसमें से 5 में कांग्रेस और राजद को हरा के वहाँ जीत के आए लोग। तमाम जो पांचों जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ कांग्रेस राजद के विधायक थे। हालांकि इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये इन 5 सीटों पे ये महागठबंधन के उम्मीदवार यदि कांग्रेस राजद की बात करें, तीसरे नंबर पे थे। तो ये अच्छा। परिस्थिति क्यों क्रिएट हुआ सरोज जी, ये सोचने की बात है। आप 17% मुस्लिम कौम वाले 17% समाज का वोट लेंगे और देंगे 18 टिकट, सिर्फ 18 टिकट देंगे, और 14% यादव वाले समाज को 52 उन समाज से आने वाले 52 लोगों को टिकट देंगे। आप देखिए, इसमें गलती इनके इनके जो नैरेटिव है, इनकी जो रणनीति है, उसको भी समझने की जरूरत है। एक तरफ 14% वाले को आप सीएम घोषित कर देते हैं, 2% वाले को डिप्टी सीएम घोषित कर देते हैं, और 17% वाले को कहते हैं कि पालकी ढो। ये 17% वाले कब तक पालकी ढोते रहेंगे? ठीक उसी जी प्रकार से जैसे जैसे राजस्थान में 18% जाट समाज वाले कौम आज तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो अच्छा। ये कब तक ये फैक्ट है। राजस्थान में 18% जाट है, और राजस्थान के इतिहास में जाट समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। वही स्थिति है कि 17% मुस्लिमों का वोट है, और आप एक डिप्टी सीएम भी घोषित नहीं करते। आप मन से किसी का नाम नहीं लेते, कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो यदि यादव समाज का सीएम होगा, मल्लाह समाज का डिप्टी सीएम होगा, तो मुस्लिम कौम से आने वाले किसी व्यक्ति को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। घोषणा क्यों नहीं किया आपने? टिकट टिकट में आपने आपने हिस्सेदारी क्यों नहीं दी? और सबसे इंटरेस्टिंग है, आप देखिए जोकीहाट में, सरफराज वर्सेस शाहनवाज, उनके दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई है, एक जन स्वराज से है। लेकिन जी जी। सवाल ये उठता है कि मुस्लिम कौम जब पत्रकार जाते हैं तो वोकल तो जरूर होते हैं। इस बार क्या 2020 में जो पैटर्न था वोटिंग का, उसी पैटर्न पे क्या मुस्लिम समाज वोट करती है? यदि करती है तो जो 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 फासला जो बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं दिल्ली से, उस फासला में दम दिखेगा। क्योंकि पूरा दामोदार जो है, मतलब पूरा जो मतलब एक जिम्मेवारी, आप जिस क्षेत्र को मैं समझता हूं कि यदि वहां से महागठबंधन को बढ़त मिलती है तो फायदा कहीं ना कहीं राजद को होगा। तेजस्वी यादव सीएम बनते हुए दिखेंगे। लेकिन जैसा हमारी बहन कह रही है कि एआईएमआईएम ठीक ठाक वोट तोड़ने में सफल होती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान महागठबंधन को होगा और फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को होगा। जी। एनडीए को होगा। अब हम सीमांचल से निकलते हैं, बात करते हैं चिराग पासवान की उन 15 सीटों सरोज पर। जी, एक इस जी मुद्दे जी पर मैं जी, बोलना बोल, हाँ चाहूंगी। जी, बोलिए बोलिए सीमांचल सकीना वाले, जी, बोलिए। कहाँ से जी जी। महागठबंधन को नुकसान होगा? दरअसल देखिए, शुरू से क्या है ना कि मुसलमान का जो सपोर्ट है वो राजद के लिए खुले मंच से रहा है। फिर दरी बिछाने का काम करे या गमछा लगाने का काम करे, सपोर्ट तो रहा है, क्योंकि उनका कोई नेता नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करना, ओवैसी के लिए एक्सट्रीमिस्ट, ये शब्द आपने भी सुना होगा। तेजस्वी यादव ने इतना बड़ा शब्द का जो इस्तेमाल कर लिया ओवैसी के लिए, जिसको लेकर जब ओवैसी ने इस बात को छेड़ा तो मुसलमान समाज के एक कहते हैं ना, भावनाओं को ठेस लगी कि आप एक्सट्रीमिस्ट का जो आप शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आतंकवादी, इस तरह का इसका मीनिंग है। अगर शुद्ध मैं शब्दों में अगर बताना चाहूं तो खैर ओवैसी तो ऐसे है नहीं, और मुसलमानों के जो भी मुद्दे होते हैं उस पर वो खुलकर बात करते हैं। तो सबसे बड़ा जो वोट कटना और मुसलमान कटना, एक ये बड़ा फैक्टर हो सकता है इस बार सीमांचल हारने का तेजस्वी यादव एक के लिए। एक एक पॉइंट ऐड कर दूं सरोज जी, यदि आपका परमिशन हो। जी जी जी, जहां तक जरूर। मैं सीमांचल को समझता हूं, सीमांचल में यदि आप हमारे मुस्लिम भाइयों से पूछेंगे कि आपके पसंदीदा पार्टी कौन है, तो नंबर 1 कांग्रेस है। और महागठबंधन के लिए पॉजिटिव बात यह है कि 15 सीटों पे अधिक जो जो स्टेक होल्डर है वहां पे कांग्रेस है। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं गठबंधन को मिलेगा। लेकिन रणनीति रूप से चूक हुई है, इस बात को तेजस्वी यादव को मानना होगा। कहीं आपने जो भागीदारी है उसमें कमी की है, जहां आपको एक सम्मान देने की बात है उसमें भी कमी की है। एक डिप्टी सीएम बना देते तो जो ओबीसी का नैरेटिव है वह ध्वस्त होते हुए दिखता, और आपको कहीं ना कहीं जिन 24 सीटों का दरकार दरकार थी, उस उसको यदि आप ऐड ऑन कर लेते तो टैली आपकी कहीं ना कहीं एनडीए के आसपास होती। ये मेरा एक हाइपोथेटिकल मतलब
सोच है, हो सकता है कि महागठबंधन सरकार बना ले, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ उन चीजों को रखा है। जी ऋषि जी, अब हम आते हैं चिराग पासवान पर। 15 सीटें दांव पर है दूसरे चरण पर। आपको क्या लगता है कि पहले चरण में जो नुकसान हुआ है चिराग पासवान की, जो खबरें हैं कि उतनी वोटिंग नहीं हुई है उनके पक्ष में, क्या दूसरा चरण कमबैक करेंगे चिराग पासवान? क्या लगता है आपको? देखिए सरोज जी, यदि चिराग पासवान के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो ठीक वो राहुल गांधी की तरह मुझे लगता है कि उनकी समझ बनती हुई दिख रही है। अब राहुल गांधी बिहार आते हैं तो कहते हैं कि तमाम संसाधनों पे फॉरवर्ड ने कब्जा कर रखा है, और टिकट फॉरवर्ड को ही देते हैं। एक तरफ फॉरवर्ड को घेरते हैं और दूसरी तरफ टिकट फॉरवर्ड को देते हैं। राजनीति उनकी ईबीसी ओबीसी महादलित दलितों की है, और टिकट देने में कंजूसी कर जाते हैं। इसी तरह चिराग पासवान का बेस क्या है? पासवान समाज। आप देखिए 29 सीटों में उन्होंने कितने पासवान को टिकट दिया है? मुश्किल से 3 और 4। जितने भी है जी इनके 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 जो पार्टी में बाहुबली भरे हुए हैं, चाहे वो हुलास पांडे हो, राजू तिवारी हो। हालांकि राजू तिवारी मुझे लगता है कि गोविंदगंज में उनको एज है, तो वो चुनाव जीत भी सकते हैं। ब्रह्मपुर में मतलब, जी 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 कुछ मतलब पूछ रहे थे। चिराग जलने की उम्मीद है गोविंदगंज में। हाँ चिराग, वहाँ वहाँ देखिए, वहाँ जो जो समीकरण है, समाज ब्राह्मण सबसे अधिक हैं। गफूर राय जो महागठबंधन के प्रत्याशी यानी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भूमिहार वहाँ पर करीब 30-35 हजार के आसपास है। आप हमसे बेहतर समझते हैं बिहार को, लेकिन जी जो मेरा मतलब है, जो आकलन है या मैं जो रीड आउट कर रहा हूँ, हालांकि गफूर राय मजबूत टक्कर देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सामाजिक समीकरण राजू राजू तिवारी के पक्ष में है। मुझे लगता है राजू तिवारी इस बार विधानसभा का मुंह देख पाएंगे। जी देख पाएंगे। सकीना जी, आप जमुई के इलाके में गई थी, जमुई में भी कल मतदान है, उस इलाके में घूमी है आप। जमुई की जो 4 सीटें हैं, इसके बारे में आपका आकलन क्या कहता है? सर जमुई की तो मैं सबसे पहले सीट की बात करूंगी। जमुई ये इतिहास गंवा रहा है सर कि जब से देश आजाद हुआ मुझे लगता है कि मुसलमान कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था जमुई से, और ना ही इस तरीके से कैंपेनिंग हुई थी। अभी शमशाद भाई वहां से खड़े हैं, और जो उनकी कैंपेनिंग चल रही है, हर लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, तो आरजेडी का जो सीट जो है सर वहां पर डगमगा सकता है। एक फैसला सही डिसीजन ले सकता था आरजेडी लोगों की बहुमत से, क्योंकि चुनाव जो है वो जीता जाता है जनता के मिजाज से सर, जनता के मुद्दे से। और तो एक बड़ा तेजस्वी तो प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने एक प्रयोग किया जमुई में। अब उन्होंने उसका एक प्रयास तो किया है सर, लेकिन प्रयास में अभी रुझान आ चुका है। रुझान लगभग जो है वो शमशाद भाई के फेवर में भी बहुत लोग वहां पर टूट गए, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग नाराज हैं। कुछ लोगों का अच्छा। ये कहना है कि टिकट नहीं काटना चाहिए था। आपको बता दें कि मंत्री सुमित सिंह के भाई को वहां से टिकट मिलने वाला था, जी और उनके टिकट काटने के बाद लोगों में एक नाराजगी भी हमने देखा सर। तो वो सीट जो है वो भी कहीं ना कहीं आरजेडी खोता हुआ दिख रहा है। जमुई में हर जगह से नहीं, जमुई में जो 4 सीटें हैं, 3 पे उनका अच्छा पकड़ हो सकता है, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेन जमुई से थोड़ा सा मुझे लगता है कांटे की टक्कर हो सकती है सर। कुछ वोटों से वहां पर हमको लगता है कि आगे पीछे आरजेडी हो जाएगा जमुई के जो हालात है, क्योंकि जनता जो है वो श्रेयसी सिंह से भी खुश नहीं है सर। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया, तो श्रेयसी सिंह से लोग खुश नहीं है। लोगों का ये कहना भी है कि हम उनसे नाखुश हैं, लेकिन महागठबंधन से हम थोड़ा सा नाराज हैं। जिसके फेवर में थे टिकट उसको मिलना चाहिए था, तो ये भी अफवाहें चल रही है सर। जी ऋषि भाई एक कुछ बात बोलना चाहते एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए जितने भी विधायक हैं आप ऑन एवरेज देखिएगा तो आम आवाम, वहां के आम आवाम अपने विधायक से जनरली नाखुशी होते हैं। हैं? सही बात है। क्योंकि देखिए ये बात सही है। देखिए आप, मैं इन जो फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई हुई है, मेरा घर बोचा कंस्टिट्यूंसी में आता है। ना राजद वाले वोट मांगने आए, ना बीजेपी लोजपा वाले वोट मांगने आए। तो लोग वोट मांगना मांगना भी नसीब मतलब मुनासिब नहीं समझते हैं, क्योंकि जानते हैं ये लोग जातीय जातीय लाइन पे वोट करते हैं। भूमिहार ब्राह्मण राजपूत हैं तो उधर ही देंगे, यादव मुस्लिम और ये हैं तो उधर ही देंगे। तो ये वोट मांगना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। जी जी, एक बात मैं ये इसे ये जमुई ये में बोलना चाहूंगी कि शमशाद जी के प्रदर्शन के बाद उम्मीद ये है कि इस बार वो अच्छा वोट भी हासिल करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों से मिले हैं वो, और श्रेयसी सिंह को लेकर लोग नाराज भी है। पिछली बार भी उनका दमदार परफॉर्मेंस था, और इस बार भी बहुत ज्यादा वोट वहां से शमशाद भाई को पड़ने वाला है, मुसलमान का भी और नॉन मुसलमान का भी। यानी आरजेडी वहां पर कमजोर तो हो रही है, लेकिन जो वहां पर उनके जो कैंडिडेट हैं
उनका परफॉर्मेंस अच्छा है सर, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है। एक बात सरोज सर, एक एक दो सेकंड और लूंगा आपका। देखिए, यदि महागठबंधन की बात करें तो देखिए, कोऑर्डिनेशन की कमी आपको देखने को आपको भी मिला जी होगा कि जिस प्रकार से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या जो प्रचार एक 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 सामूहिक एफर्ट दिखना चाहिए था प्रचार में, वो भी नहीं दिखा। राहुल गांधी कहीं और थे, प्रियंका गांधी कहीं और थी, तेजस्वी यादव कहीं किसी और अन्य मोर्चे पर प्रचार कर रहे थे। एक एक कंबाइंड एफर्ट नहीं दिखा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा कि कई ऐसे सीटें हैं जहां आप फ्रेंडली फाइट है। नरकटियागंज में ही देख लीजिए, शाश्वत के विरुद्ध आपने दीपक यादव को दे दिया। उस दीपक यादव को जो जिनका विश्व हिंदू परिषद से संबंध है, तलवार मतलब बांटा करते थे पूर्व में, और वो अंत तक वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसी क्या मजबूरी थी? राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक साथ बैठते, कहते जहां आपके सामाजिक समीकरण मजबूत है मैं वापस लेता हूं, जहां मेरे मजबूत है आप अपने उम्मीदवारी को वापस लीजिए। इसी तरह यदि एनडीए की बात करें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, कैमूर है, शाहबाद वाले एरिया है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां टिकट डिस्ट्रीब्यूशन एनडीए में भी ठीक ठाक नहीं हुआ है। आज दोनों गठबंधन में आप देखेंगे तो एक तरफ मुझे जेडीयू का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। महागठबंधन में देखेंगे तो वाम दलों का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, सरोज जी, कहीं ना कहीं मुझे वहाँ अन्य पार्टियों की अपेक्षा मजबूत कैंडिडेट उन्होंने दिया है। तो कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है। और इस बेहतर तालमेल के साथ महागठबंधन एनडीए को चुनौती देती तो ये फासला जो अभी दिख रहा है, तमाम जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, 11 तारीख को शाम में एग्जिट पोल भी आएंगे, तो उसमें आपको ये दिखेगा कहीं ना कहीं एक बेहतर कोऑर्डिनेशन से इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। ये एग्जैक्टली मैं आपके बात से एकदम सहमत हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकसभा पे इल्जाम लगा था लोकसभा के वक्त में तेजस्वी यादव पर, कि उन्होंने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया वो सूझबूझ से नहीं किया। जितने भी तजुर्बेदार आदमी थे सबको तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं एक साइड कर दिया था। और विधानसभा में भी सेम आरोप तेजस्वी यादव पर लग रहे हैं, क्योंकि इस बार जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ है वो सूझबूझ करके, या तो मुझे लगता है कि आपस के कोऑर्डिनेशन से नहीं बांटा गया है, वो बस बांट दिया गया है। सरोज सर, 2 सेकंड के लिए हम एंकर के भूमिका में आ जाते हैं। जी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इन 122 सीटों पे आपका क्या आकलन है? देखिए, सॉरी, हमको जो लग रहा है ऋषि भाई, जो 122 सीटें हैं जो चुनाव जहां आप बता रहे हैं होना है, तो जो पिछला आंकड़ा है, जैसे 53 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और 42 सीटें वो जीत कर आई थी, तो समझिए कि 85% स्ट्राइक रेट होगा, तब वो मेंटेन होगा। 44 सीटों पर लड़ी जनता दल यूनाइटेड, 20 सीटें जीती थी। मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है इन सीटों पर, तभी ये रिजल्ट निकलेगा। लेकिन जो हम स्थिति मगध प्रमंडल का देख रहे हैं, शाहबाद के इलाके का देख रहे हैं, सीमांचल के इलाके में, अभी बताई सकीना जी ने अभी बता रहे थे कि दिक्कत है टिकट बंटवारे से लेकर तमाम चीजों में। हमको लगता है कहीं ना कहीं महागठबंधन की स्थिति सेकेंड फेज में भी अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो अभी तक का फीडबैक है, सीमांचल का भी आ रहा है, मगध का भी आ रहा है, जमुई का आ रहा है, बांका के इलाके से आ रहा है, मधुबनी जहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है एनडीए का, मधुबनी की 10 सीटों में हमको लग रहा है जो पिछले बार 8 और 2 का आंकड़ा था, इस बार कहीं वो आंकड़ा आधा आधा ना हो जाए, 50-50 ना हो जाए, 5-5 का आंकड़ा आ जाए। तो कहीं से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन करते हुए नहीं दिख रहा है एनडीए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चीजें बहुत आसान नहीं है एनडीए के लिए, सेकेंड फेज में भी बहुत मुश्किल है। और चूंकि पहले चरण में ही बहुत लॉस हो चुका बीजेपी का, इसीलिए सेकेंड फेज में उसको बहुत मेहनत करने के बावजूद भी बहुत सारा गेन हो जाएगा, हमको नहीं लग रहा है। और महागठबंधन अगर अपनी स्थिति को ही बरकरार रख ले तो समझ जाइए कि जो सरकार बनानी है उसमें उसको सहूलियत होगी। और जनता दल यूनाइटेड तो अपने हिसाब से अपनी गति से चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल हमारे बहुत लोगों से बात हुई, जनता दल यूनाइटेड के बहुत इंटरनल सोर्स से लोगों से भी बात हुई है, उनका अपना असेसमेंट है कि हम लोग 60 से 70 सीटें जीत के आ रहे हैं 25 के चुनाव। तो एनडीए एनडीए में कमजोर कड़ी कौन दिख रहा है आपको, और एनडीए में महागठबंधन में कौन कौन कमजोर कड़ी दिख रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि पहले तो जब हम लोग बात करते हैं, खासकर हम जब बात करते हैं, तो हम ना महागठबंधन बोलते हैं ना एनडीए बोलते हैं,
क्योंकि गठबंधन धर्म का तो पालन ना एनडीए ने किया ना महागठबंधन ने किया। जी सब जी। अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं सारा काम, जिसको जो समझ में आ रहा है। तो जो कमजोर करी, देखिए आप ऋषि जी, आपको याद होगा, आप तो एक एक चीज याद रखते हैं। 20 का जो चुनाव हुआ, 70 सीटें कांग्रेस को दी गई, और उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा तेजस्वी यादव को, वो सब जान रहे हैं। वही चीज 29 सीटें चिराग पासवान को देकर हमको लगता है अमित शाह ने सेल्फ गोल कर लिया। क्योंकि 29 बिल्कुल सीटों, वो एक एकदम बोझा हो गया, कहते हैं ना हम लोग की भाषा में, कि एक बोझ साबित हो रहा है। और जो स्थितियां पहले चरण में है, इसलिए मैंने आपको 15 सीटों पर सवाल किया था कि 15 सीटों पर आपको क्या लगता है। 15 सीटों पर भी बहुत अच्छा करता हुआ चिराग का कैंडिडेट नहीं आ जा रहा है। इसका मतलब आपने 20-22 सीटें तो ऐसे ही खो दी। एक तो नॉमिनेशन ही रद्द हो गया, एक तो पहले ही से लॉस चला गया। तो कहीं ना कहीं 28। चिराग पासवान एक कमजोर कड़ी। दूसरा, जो एक फैसला अमित शाह ने लिया मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं करना, कि हम नहीं फेस करेंगे, इसका बहुत ही प्रभाव पड़ा है। जनता दल यूनाइटेड के जो जमीन लेवल के कार्यकर्ता हैं, इनको उसने बड़ा अन्यथा लिया है। और जब वोटिंग हो रही है पहले चरण में और दूसरे चरण में भी, तो वही सेंटिमेंट काम कर रहा है कि भाजपा को कंट्रोल में रखो, नहीं तो नीतीश कुमार को ये लोग सीएम नहीं बनने देगा। तो ये मैसेज फ्लो है 122 सीटों पर। देखिए क्या होता है। और जहां तक महागठबंधन का आप सवाल बोल रहे हैं, आपने सही कहा था कि फ्रेंडली फाइट की नौबत क्यों आई। अभी जो 122 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, उसमें 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। तो समझिए कि वो 6 सीट तो आपके हाथ से, अगर आप नरकटियागंज छोड़ भी दें, थोड़ा सा एज लगता है शाश्वत को वहां पे, तो बाकी 5 सीटों पर तो आपका हारना तय है। तो ये सब सीटें तो आप थोक के भाव गवा रहे हैं, लड़ाई तो बाद में होगी। पहले तो आपने कागज पर ही नुकसान कर लिया इतने सीटों का। बिल्कुल पहले चरण में जी। भी बहुत सारी फ्रेंडली सीटें थी। तो एक तो बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं होना, साथ रैलियां नहीं करना, एक दूसरे पर अविश्वास करना, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। और एक बड़ी बात गौर करिए, मुकेश सहनी की नाराजगी। ऊपर ऊपर तो दिखता है कि मुकेश सहनी सब चल रहा है, लेकिन आप मुकेश सहनी के बॉडी लैंग्वेज को फील करिए। और कल जो खबरें आ रही थी कि भाजपा के एक नेता के भी संपर्क में है, हालांकि आज बड़ा खंडन किया मुकेश सहनी की, हम पटना के बहुत चैनलों में ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा न्यूज नहीं चलाना चाहिए था। खैर वो उनका अपना गुस्सा है, लेकिन मुकेश सहनी फैक्टर भी काम कर रहा है। जिस तरह से चीजें हो रही है, उसका भी नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है। तो मिला सरोज जी, जुला के। एक जी एक सरोज जी, एक सवाल करूंगी। मुकेश सहनी का आपने जिक्र किया, तो कुछ सवाल आ गई जहन में, जनता के ही सवाल हैं, तो सोचा इस पे भी बात कर लिया जाए। जी मुकेश बोलिए। सहनी को सबसे पहले तो बवाल हो रहा था सीट शेयरिंग पर, जिसमें ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अब गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन बातें जो है वो डिप्टी सीएम के पद पर आके सिमट गई थी, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने हामी भी भर दी भरे मन से। उसके बावजूद भी हमने जो चीजें नोटिस की है कि जिस भी मंच पे चुनाव प्रचार के लिए अगर दोनों लोग साथ में होते, तो मैंने 2-3 जगह ऐसा देखा है कि जहां पर तेजस्वी यादव ने अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवारों की तो जिक्र किया, लेकिन मुकेश सहनी का नहीं किया। और अभी क्या है ना, गौराबोराम जो सीट है, गौराबोराम से संतोष सहनी खड़े हैं, मुकेश सहनी के भाई खड़े थे। लेकिन अभी अब चुनाव से कुछ वक्त पहले ही अब लाइव आते हैं और बोलते हैं कि भैया ये चीज हमने छोड़ दिया, ये सीट आरजेडी के वहां से उम्मीदवार हैं, आप लोग अपना वोट उनको दीजिए। कहीं ना कहीं वहां पर जिस तरीके से उनका पकड़ था, प्रदर्शन था, निकल जाता ये सीट, मुकेश सहनी निकाल लेते अपने भाई के लिए। लेकिन पीछे हटने का क्या कुछ बड़ा फैक्टर हो सकता है सरोज जी? देखिए इस पर हम कई बार बोल चुके हैं, आपने सवाल किया तो इसका जवाब हम दे सकते हैं। कि जी देखिए जी। जो गौरा बरम की सीट थी, आपने सही कहा कि उसके हाँ। कैंडिडेट ने, जो आरजेडी का कैंडिडेट था, उसको पार्टी से निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि संतोष सहनी ही कैंडिडेट है, ऑफिशियल कैंडिडेट है। लेकिन मतदान के ठीक पहले लाइव हम्म। आकर कहते हैं मुकेश सहनी की नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्हीं को हम्म। लड़ने दीजिए। तो पहले इसको समझिए कि इसकी जरूरत क्या थी। जब आप ऑलरेडी तेजस्वी यादव ने कह दिया कि आप ही कैंडिडेट है, इसके बावजूद मुकेश सहनी ने नाम वापस लिया, तो समझिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात उनकी दूसरे खेमे से जरूर हुई है, और उस सीट हम्म। को दूसरे तरीके से मैनेज किया है। क्योंकि मल्ला का वोट जो है, जो माना जाता है उस इलाके में, जो है
वो लालटेन को पसंद नहीं करता है। वो वोट अल्टीमेटली जब चुनाव हुआ साबित भी हुआ कि वो वोट बीजेपी के साथ गया और वहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। अब आखिरी सवाल ऋषि जी आपसे कर रहे हैं, आपको दिल्ली भी जाना है। एक आखिरी सवाल कि सहयोगी दलों पर बड़ी नजर थी, एक तो पहले सीट कम दी गई, हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की और उपेंद्र कुशवाहा की, उनकी 6 सीटें दूसरे चरण में और उपेंद्र कुशवाहा की 4 सीटें, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है। तो क्या सहयोगी दलों के लिए एक अग्नि परीक्षा है? क्योंकि चुनाव के बाद तो लोग जनरली सहयोगी दलों के नंबर ही गिनते हैं। तो आपको क्या लगता है, 6 जीतन राम मांझी 4 कुशवाहा, कैसे देखते हैं आप इन दोनों के भविष्य को? अब देखिए, जीतन राम मांझी का तो मुझे लगता है कि गया के क्षेत्रों में प्रभाव है और सीट निकाल लेंगे। जो पिछले बार जो टैली रहा है, मुझे लगता है कि उसके आसपास जीतन राम मांझी पहुंच जाएंगे। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा का, तो इंटरेस्टिंग बताऊं कि हमारे बगल में सीतामढ़ी में बाजपट्टी से रामेश्वर महतो चुनाव लड़ रहे हैं। और कल से नहीं, परसों से ये खबर पूरा राउंड अप हो रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है, इतनी सच्चाई है इसको लेकर हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कहा, ऐसा चर्चा है कि वहां उपेंद्र कुशवाहा प्रचार करने नहीं गए, प्रचार करने तक नहीं गए। रामेश्वर महतो पूर्व विधान पार्षद, जो उपेंद्र कुशवाहा के बहुत करीबी लोगों में से शुमार होते हैं, और उनके लिए प्रचार करने तक नहीं जाते उपेंद्र कुशवाहा। ये तो बड़ी बात हो गई कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जा रहा अपने कैंडिडेट के लिए। अब आप बताइए, तो समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति है, कुछ लेन देन का मामला है, क्या है नहीं है, वही जानेंगे। लेकिन ये चर्चा, क्योंकि रामेश्वर महतो बहुत मतलब मुझे लगता है कि कड़ी टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि मुकेश यादव वहां लड़ रहे हैं और एक जन स्वराज से अनवारुल हक के बेटे लड़ रहे हैं। अनवारुल हक शिवहर से पूर्व सांसद रहे हैं और उनका ठीक ठाक जनाधार है वहां पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिमों की वोट वहां 90,000 से अधिक है। यदि मुस्लिमों ने दिल खोल के वोट कर दिया तो जन स्वराज की खाता बाजपट्टी से ही खुल सकती है। तो ये स्नेहलता जी, देखिए स्नेहलता ठीक है, वहाँ कुशवाहा बहुल एरिया से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी लड़ रही है, लेकिन वहां भी मुझे लगता है कि स्नेहलता जी जो है कड़ी टक्कर में फंसी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा की यदि पत्नी चुनाव हार जाती है तो पूरे उनके जो राजनीतिक सिनारियो हैं उन पे सवाल उठेगा, उनके लीडरशिप पे सवाल उठेगा। पहले भी आपने देखा किस प्रकार से सम्राट चौधरी, ऐसा कहा जाता है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सम्राट चौधरी ने कैसे जब लोकसभा चुनाव के समय में उनके विरुद्ध एक उम्मीदवार उतारा था, एक सिंगर को उतारा था। अब सिंगर को कैसे प्रचार कर रहे हैं बिहार में, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तमाम सा और मात है, अपने गठबंधन में भी है तो गठबंधन में एलाइज पार्टनर से चुनौती मिल रहा है, बाहर से चुनौती मिल रहा है, तमाम चीजें हैं। लेकिन छोटी पार्टियों के लिए सरोज सर ये सबसे बड़ी समस्या है, जीतने के बाद भी खतरा रहता है कि कहीं उनके विधायक तोड़ इसलिए लोग खोजते हैं कितना नंबर आया है छोटी पार्टियों का। तो चलिए, आपने समय निकाला ऋषि जी हमारे लिए, आपका बहुत शुक्रिया। सकीना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, हम लोग बात करते रहेंगे आगे के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।